नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप एचपीआरसी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हर क्वेश्चन बनाया गया है और प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए ही जो है वो हमारी क्वेश्चन को जो है डिस्कस यहाँ पर करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी इनफैक्ट यहाँ पर जो है वो हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच प्रोविजन अलाउज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट बाय कंसेंट फॉर 2 और मोर स्टेट। तो बोलते हैं कि कौन सा प्रावधान संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से किसी राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की अनुमति जो है वो देता है। अब देखिए, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में आता है, उसके ऊपर अगर कानून बनाना है तो अब कानून तो वैसे तो कायदे से ये है कि स्टेट ही उसके ऊपर कानून बना सकता है, परंतु सेंटर अगर कानून बनाना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये यहाँ पर वही बोलते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो उसको परमिशन जो है वो मिल जाएगी। तो ये आर्टिकल नंबर 252 एक आता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल 252। अब ये आर्टिकल 252 क्या कहता है, क्या इस आर्टिकल में जो है वो कहा गया है, थोड़ा डिटेल से जो है वो देखते हैं। आर्टिकल 252 में ये बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसको जो है वो उन चीज़ों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है जो स्टेट लिस्ट में जो है वो आती हैं। अब स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आती हैं वो भी पता होना चाहिए। अब देखिए, जब मामला होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का या फिर 2 से 2 अधिक राज्यों की विधानसभाओं का, तो इसके लिए जो है वो एक प्रस्ताव पारित करने की ज़रूरत होती है और कानून उन राज्यों के लिए जो है वो फिर बन जाता है। पार्लियामेंट उनके लिए जो है वो कानून बना सकती है। अब बोलते हैं स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। स्टेट लिस्ट में जो है वो लगभग 61 के करीब सब्जेक्ट जो है वो आते हैं। इसमें जो है वो एग्रीकल्चर, लैंड एंड वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आता है, लोकल गवर्नमेंट आता है, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आता है, पब्लिक ऑर्डर, सेफ्टी, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें जो है वो आती हैं। तो स्टेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने आपको बताया कि 61 चीज़ें जो है वो आती हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल किसकी बात करता है, वो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात जो है वो करता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो 7th शेड्यूल है वो किसकी बात जो है वो करता है। स्टेट लिस्ट में पब्लिक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पब्लिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और पुलिस हो गया, प्रिजन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें यहीं पर जो है वो आती हैं। वैसे ही 61 चीज़ें यहाँ पर आ गई। इसके अलावा जो यूनियन लिस्ट है उसमें तो पार्लियामेंट के पास ही जो है वो अधिकार है, यानी कि जो हमारी लोकसभा है वही कानून बना सकती है, पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट ऐसी चीज़ आती है जिसमें जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों के पास जो है वो इतनी पावर होती है कि वो उसके ऊपर कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज और एडॉप्ट करना है, एडॉप्शन वाला कानून हो गया, ट्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो कंकरेंट लिस्ट में जो है वो आती हैं। तो ये आप इन तीनों लिस्टों के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कहेंगे कि क्या इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है, तो बिल्कुल, ये जेबीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अ डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन 2 स्टेट ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर विच कोर्ट हैज़ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ रिजॉल्व द डिस्प्यूट। तो बोलते हैं कि 2 राज्यों के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद हो गया है। अब बोलते हैं कि इस विवाद को सुलझाने का जो मूल अधिकार क्षेत्र है वो किसके पास है। अब देखिए, अगर 2 स्टेट्स के बीच में जो है वो विवाद हो गया है पानी को लेकर कि इस नदी का पानी जो है वो कौन इस्तेमाल करेगा या फिर किस तरह से पानी का बंटवारा जो है वो होगा, तो उसको जो सुलझाने का या फिर उसको सॉल्व करने का जो कानून होता है या फिर उसको पावर होती है वो किस कोर्ट के पास होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो होती है। भारत का जो उच्चतम न्यायालय आता है उसके पास ये पावर जो है वो होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसमें भी एक आर्टिकल आता है जो एग्जाम में पूछ जाता है, वो है आर्टिकल ध्यान रखना 262 आर्टिकल जो है वो आता है। आर्टिकल 262 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की जो है वो बात करता है। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा आर्टिकल जो है वो आता है। हमारे पास जो वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, जैसे कि कृष्णा रिवर के ऊपर वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। कृष्णा रिवर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स का डिस्प्यूट देखने को मिलता है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब स्टेट जो है वो आते हैं।
नर्मदा वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट देखने को जो है वो मिलता है। और रावी ब्यास वाटर डिस्प्यूट आ जाता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये स्टेट जो है वो इन्वॉल्व हैं। और भी बहुत सारे ऐसे वाटर डिस्प्यूट हैं जो नदियों को लेकर जो है वो पानी के बंटवारे को लेकर जो है वो अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो है वो रहते हैं। ये हो गया आर्टिकल नंबर 262। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 263 की बात भी जो है वो कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 263 जो है वो किसकी बात करता है, ये इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है कि आर्टिकल राष्ट्रपति को ये पावर दे देता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो बोलते हैं कि सहयोग है, विवाद है कोई, उसके समाधान को लेकर वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बना सकते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल स्थापित करने का अधिकार ये देता है आर्टिकल नंबर 263। तो आर्टिकल 262 के साथ 263 भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। यहाँ पर समाचार पत्र दिए गए हैं और उन पत्रों के जो है संस्थापक दिए गए, जैसे कि अल हिलाल दिया गया है, क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके संस्थापक थे। न्यू इंडिया दिया गया है, क्या एनी बेसेंट का ये न्यूज़पेपर था। तहजीब उल अखलाक दिया गया है, क्या ये मोहम्मद अली जिन्ना का न्यूज़पेपर था। संवाद कौमुदी दिया गया है, क्या ये राजा राम मोहन राय का जो है वो न्यूज़पेपर था। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर अल हिलाल सबसे पहले दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, ये बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। न्यू इंडिया हमने पढ़ा है कि न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट का ही जो है वो न्यूज़पेपर हुआ करता था। ठीक है, एनी बेसेंट आपको पता है कि पहली महिला बनी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी। और इनके जो न्यूज़पेपर हैं उसमें एक तो ये न्यू इंडिया आ जाता है, न्यू इंडिया के अलावा एक कॉमनवेल्थ भी जो है वो इनका कॉमनवेल्थ कर भी जो है वो न्यूज़पेपर इनका जो है वो आता है। दो इनके ध्यान रखने हैं। संवाद कौमुदी चौथे नंबर पर दिया गया है, ये राजा राम मोहन रॉय का ही है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है तहजीब उल अखलाक, ये मोहम्मद अली जिन्ना का न्यूज़पेपर नहीं है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही होगा। यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, तो ये जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट मैच जो है वो नहीं है। अब बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर लेते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनके न्यूज़पेपर में जो है वो कौन कौन से न्यूज़पेपर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के जो न्यूज़पेपर थे उसमें एक डॉन कर न्यूज़पेपर जो है वो आ जाता है, DAWN कर डॉन न्यूज़पेपर जो है वो इसमें मुख्य रूप से आता है। 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये न्यूज़पेपर जो है वो चलाया गया था। और यहाँ पर जो तहजील उल अखलाक दिया गया है, ये तहजील उल अखलाक सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है वो चलाया गया था। एक मैगजीन के रूप में ही जो है वो पब्लिश ये हुआ था। तो सर सैयद अहमद खान का नाम आपने ज़रूर जो है वो ध्यान रखना है। ऐसी ही कुछ मैं आपको बुक्स आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं। हमने जो है वो सरोजनी नायडू का नाम पढ़ा है। सरोजनी नायडू पहली महिला बनी थी, पहली भारतीय महिला बनी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो था वो बनी थी। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, वो ध्यान रखना है आपने, ब्रोकन विंग कर इनके द्वारा एक बुक जो था वो लिखी गई थी। और वैसे ही जो है अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो अल हिलाल तो हमने पढ़ ही लिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। एक इंडिया विंस फ्रीडम भी जो है वो आता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी आप ज़रूर नोट करना कि किसके द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम के अलावा जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे और इनके द्वारा बंच ऑफ ओल्ड लेटर कर एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। और भी बहुत सारे हैं परंतु ये एक बुक इनकी थी बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये ध्यान रखना। महात्मा गांधी की भी बहुत सारी बुक्स हैं परंतु उसमें से इंडियन होम रूल एक इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो आती है। अब महात्मा गांधी की अगर हम और भी न्यूज़पेपर या फिर हम बात करते हैं उनकी किताबों के बारे में तो वो कौन कौन सी जो है वो आती हैं। तो बुक्स बाय महात्मा गांधी में आप जो है वो ध्यान रखना कि हिंद स्वराज आती है। हिंद स्वराज के अलावा जो है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी आती है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, ये जो है वो आती है। और एक ये हो गया, 2-3 मैंने बता दिया आपको, यही आप ध्यान रखिए मोटे तौर पर, इतना काफ़ी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पोइट सेंट वर्सेस फतेहपुर मैनस्क्रिप्ट एंड आदि ग्रंथ वर इंक्लूडेड इन बोथ। तो बोलते हैं कि किस कवि संत के छंद फतेहपुर पांडुलिपि और आदि ग्रंथ दोनों में जो है वो शामिल थे। अगर हम बात करते हैं कि किसी कौन से ऐसे संत थे कि उनके छंद जो है वो फतेहपुर पांडुलिपि में भी और साथ में ही आदि ग्रंथ में भी जो है वो शामिल किए गए हैं, तो वो संत कबीर जो था वो थे। संत कबीर का नाम आपने यहाँ पर नोट करना है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। संत कबीर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
संत कबीर जो हुआ करते थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन हुआ करते थे। इनके जो गुरु होते थे उनका नाम भी एग्जाम में पूछ जाता है। रामानंद जो था वो इनके गुरु हुआ करते थे और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जो है वो काफ़ी जोर दिया था। इन्होंने जो है वो देखिए जात पात हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, जो अवतार सिद्धांत थे उनको जो है वो इन्होंने अस्वीकार किया था। इन चीज़ों को ये जो है वो नहीं मानते थे। कबीर की जो शिक्षाएं थी उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे कि ये जो है वो गुरु को बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे, तो गुरु को इन्होंने जो है सबसे ऊंचा स्थान जो है प्रदान किया था। इनके शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास ने जो है वो बीजक नामक ग्रंथ जो था वो लिखा था। तो बीजक नामक ग्रंथ किसने लिखा था वो भी आप ध्यान रखना। तो ये कबीर के बारे में बेसिक बातें आपने जो है वो जान ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले पटवारी के एग्ज़ाम के लिए और साथ में पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखिए आप इन ये जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है ना, इसके साथ तो आप जुड़ सकते हैं और इन दोनों एग्जाम के लिए जो है वो आपको ये टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी। एक बार मतलब बार बार ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हमने स्लॉट 4 में ऑफर चलाया है कि अगर आप स्लॉट 4 में हमारे साथ जुड़ेंगे टेस्ट सीरीज में, तो पंचायत सेक्रेटरी का भी और पटवारी का भी, इन दोनों ही एग्जाम को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। डे बाई डे की जो चेंजेस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम पेपर को जो है वो या फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है उसको जो है हम सेट कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अलग से वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सेपरेट अपॉर्चुनिटी है, वो पहले वैकेंसीज निकली हुई थी और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। उस टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें भी ऑफर चला हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज के लिंक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो बोलते हैं कि भारतीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस परिघटना को आमतौर पर जो है वो अक्टूबर हीट के रूप से जो है वो जाना जाता है। तो अक्टूबर हीट जो है वो किसको बोलते हैं? अगर हम इंडियन क्लाइमेट में देखेंगे तो अक्टूबर हीट जो है वो किसको बोलते हैं? एक ऑप्रेसिव वेदर होता है। ये क्वेश्चन जेबीटी में पूछा गया था, ठीक है, तो जेबीटी में पूछा गया था। अभी आपने ध्यान रखना है, एक ऑप्रेसिव वेदर होता है जिसको कष्टकर मौसम बोलते हैं, उसको जो है वो अक्टूबर हीट ऑप्शन भी अक्टूबर हीट के रूप से जो है वो जाना जाता है। अब देखिए अक्टूबर हीट का मतलब ये है कि जो दिन का टेम्परेचर होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, रातें थोड़ी ठंडी हो जाएंगी और इस दौरान जो है वो आसमान बिल्कुल क्लियर देखने को आपको जो है वो मिलता है। तो इस पीरियड को जो है वो अक्टूबर हीट बोल देते हैं। ये मतलब 1-2 हफ्ते के लिए चलता है, वैसे 2nd और 3rd वीक ऑफ सितंबर तक जो है ये आमतौर पर जो है वो चल पड़ता है। फिर तो अक्टूबर हीट को जो है वो कष्टकर मौसम बोला जाता है। एकदम से मौसम चेंज होता है, सेहत में बदलाव आ जाते हैं, सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है वो कष्टकर मौसम भी यानी कि ऑप्रेसिव वेदर भी जो है वो बोला जाता है। तो अक्टूबर हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 8वीं 9वीं की जियोग्राफी में आप इसको जो है वो आसानी से जो है वो पढ़ लेते हैं। तो इसलिए कहता हूँ मैं बार बार कि जो NCERT है वो पढ़ना ज़रूरी है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट एक्सप्रेसिस द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट ऑन क्लाइमेट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जलवायु पर समुद्री धाराओं के प्रभाव को सर्वोत्तम रूप से जो है वो व्यक्त करता है। बोलते हैं कि नज़दीकी उष्ण महासागरीय धारा से गर्म तटीय शहर हो जाते हैं, या फिर चरम तापमान वाला एक अंतर्देशीय शहर हो जाता है, शीत गर्मी वाला एक पहाड़ी शहर बन जाता है, या फिर पहाड़ के पवनाभिमुख पार्श्व की ओर वर्षा जो है वो होती है। अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जलवायु पर समुद्री धाराओं के प्रभाव को सर्वोत्तम रूप से जो है वो दर्शाता है, व्यक्त करता है, तो वो नज़दीकी उष्ण महासागरीय धाराओं से जो है वो गर्म तटीय शहर हो जाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आप मतलब समझे इस क्वेश्चन का क्या था कि जो इन्फ्लुएंस होता है ओशन करंट का क्लाइमेट पर वो क्या होता है। अब देखिए ओशन करंट में भी 2 तरह का ओशन करंट होता है। एक जो है वो कोल्ड ओशन करंट होता है जिसको जो है वो आप ठंडी धाराएं बोल देते हैं, और एक जो है वो वार्म ओशन करंट होता है जिसको गर्म धाराएं जो है वो बोला जाता है।
ये जो गर्म धाराएं होती हैं ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं और वर्षा भी जो है ये लाती हैं, और ठंडी धाराएं होती हैं ये तापमान को जो है वो कम कर देती हैं और थोड़ी सी जो शुष्की होती है शुष्क कर देती हैं एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा, और इससे जो है वो तटीय क्षेत्रों के मौसम में जो है वो जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनका जो मौसम पैटर्न है उसमें भी जो है वो बदलाव जो है वो होता है। या फिर यूं कह लीजिए कि कई बार गर्मी हो जाएगी, कई बार सर्दी हो जाएगी, तो एक संतुलन जो है वो बना रहता है। ये सब चीज़ें होती हैं और यही पूछा गया था कि इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट ऑन क्लाइमेट। तो नज़दीकी उष्ण महासागरीय धारा से गर्म तटीय शहर हो जाते हैं, ठीक है, ये बोला गया था यहाँ पर, तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाई इज इथेनॉल कंसीडर अ क्लियर फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल। तो बोलते हैं कि पेट्रोल में जो है वो इथेनॉल को जो है वो क्लियर फ्यूल क्यों बोला जाता है अगर उसको पेट्रोल के साथ कंपेयर किया जाता है। तो क्लियर फ्यूल किसको बोला जाएगा, पहले ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्लियर फ्यूल ऑब्वियसली वही होगा जिसमें जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कंपोनेंट हैं वो कम से कम जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बोलते हैं डी ऑप्शन से देखना स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं ये अधिक शूट उत्पन्न करता है, इनके जो अधिक कजल है वो ये उत्पन्न करता है। और आगे बोलते हैं सी ऑप्शन में कि ये अधिक सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उत्पन्न करता है। या फिर बी में बोलते हैं ये अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करता है। और ए में बोलते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कम उत्पन्न जो है वो करता है। मैंने क्या बताया कि बोलते हैं इथेनॉल जो है वो बेस्ट क्यों माना गया। इथेनॉल इसीलिए बेस्ट माना गया क्योंकि ये जो है वो कम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उत्पन्न करता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इथेनॉल को जो है वो पेट्रोल में भी ऐड किया जाता है ताकि जो है वो उसकी जो उसकी चीज़ें होती हैं, हार्मफुल चीज़ें होती हैं, हार्मफुल जो चीज़ें एग्जॉस्ट ये करता है उन चीज़ों को जो है वो रिड्यूस किया जा सके और थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि फ्यूल तो फ्यूल है ही, वो तो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर फ्यूल की बात हो रही है तो आपको पता है कि जब इजराइल, ईरान, यूएसए ये सारी कंट्रीज जो हैं वो वॉर में कहीं ना कहीं पर इंक्लूड हैं और यहाँ से जो है वो ऑयल की क्राइसिस भी जो है वो आ रही हैं, साथ में ही गैस की क्राइसिस भी जो है वो आ रही हैं। गैस जो हमारे घरों में जो है वो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको हम एलपीजी गैस के नाम से जो है वो जानते हैं। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं। तो एलपीजी के मेन कंपोनेंट जो है वो क्या क्या आते हैं। एलपीजी में जो है वो ब्यूटेन होता है, प्रोपेन जो है वो इसमें होता है। इसमें ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं और उसी से जो है वो क्या होता है, हम खाना जो है वो बनाते हैं। ठीक है। ये कलरलेस जैसी गैसें होती हैं, ऑडरलेस गैसेज होती हैं। स्मेल इनकी हल्की सी ज़रूर आती है जब ये लीक होती हैं, परंतु एलपीजी के कंपोनेंट आपको ध्यान रखने हैं कि एलपीजी के कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है, साथ में ही सीएनजी का भी आपको थोड़ा सा जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये आती है। सीएनजी के जो मेन कंपोनेंट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। इसमें मीथेन मेन कंपोनेंट जो है वो इसका होता है, इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। इसमें जो है वो मीथेन तो होता ही है और इसमें मीथेन के अलावा जो है वो इथेन, प्रोपेन भी जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में जो है वो होता है। इसको थोड़ा सा इको फ्रेंडली भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये हो गया एलपीजी का, मीथेन का, एलपीजी का, सीएनजी का, और पेट्रोल में आपने इथेनॉल का रोल भी जान लिया, क्यों इथेनॉल को अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बोलते हैं कि इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया से जो है वो होती है। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है। अब बैक्टीरिया, वायरस, इनसे जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। बैक्टीरिया से जो क्या रेबीज बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, कालाजारा एक डिजीज़ है, क्या वो बैक्टीरिया से होती है। डेंगू के बैक्टीरिया से जो है वो होता है। हम एक प्रॉपर लिस्ट ही बना लेते हैं, जैसे कि रेबीज़ हो गया। रेबीज़ किसके कारण होता है, तो रेबीज़ एक वायरस के कारण होता है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण होता है। और रेबीज़ जो है वो जानवरों के काटने से जो है वो होता है। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड भी जो है, टाइफाइड वायरस से भी नहीं होता। ये टाइफाइड जो है वो ये बैक्टीरिया से होता है और इसको जो बैक्टीरिया काउज करता है उस बैक्टीरिया का नाम भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। टाइफाइड जो बैक्टीरिया से होता है उसको जो है वो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो बोलते हैं, जिससे ये होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये बैक्टीरिया से होता है। अब बैक्टीरिया से जो चीज़ें डिजीज़ होती हैं उसमें जो है वो कौन कौन सी आती है। एक टीबी इसमें आ जाता है, जो कोलेरा होता है वो इससे जो है वो होता है। प्लेग जो है वो होता है बैक्टीरिया से होता है।
प्लेग होता है, डाइसेंट्री जो है वो बैक्टीरिया से होती है, डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया से जो है वो होता है। वायरस वाली डिजीज़ में अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो है वो पोलियो हो गया, इबोला वायरस हो गया, इबोला डिजीज़ हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब जो है वो वायरस से होते हैं। और कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो फंजाई से होती हैं। जो फंजाई से डिजीज़ होती हैं उसमें वैली फीवर हो गया, रिंग वॉर्म हो गया, एथलीट फुट हो गया, ये भी एक डिजीज़ है, ये भी इससे होती है। और कुछ ऐसी हैं जो प्रोटोजोआ से जो है वो होती हैं। प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होती हैं उसमें मलेरिया आता है और गियारिडिया आता है, ये भी एक डिजीज़ है, ये आपने ध्यान रखना, प्रोटोजोआ से जो है वो होती है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको डिजीज़ बता दी और ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे मैच करने को पूछी जाएंगी या फिर कैसे भी जो है वो पूछी जाएंगी। तो ये आपने ऐसे ही जो है वो ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो है वो काला जार दिया गया है कि ये किससे जो है वो होता है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि जो काला अजर डिजीज़ है ये जो है वो किससे होती है, ये प्रोटोजोआ से जो है वो होती है, प्रोटोजोआ से ये होती है। और डेंगू यहाँ पर दिया गया है, डेंगू किससे जो है वो होता है, डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू वायरस से जो है वो होता है। तो इतना सब यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बोलते हैं कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वो कौन सा जो है वो होता है। तो लार्जेस्ट इंटरनल यानी कि अंदरूनी जो अंग है इंसान की बॉडी का वो कौन सा है, तो वो लीवर जो है वो आता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। लीवर लार्जेस्ट जो है वो है। अगर हम स्मॉलेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन में, तो ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट ऑर्गन आता है उसमें पीनल ग्लैंड एक आती है। पीनल ग्लैंड का आपने ध्यान रखना है, ये पीनल ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गन में जो है वो आती है। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गन हो गया। लार्जेस्ट जो ऑर्गन है उसका भी पता चल गया। तो यहाँ से आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का ही ध्यान रखना। आगे बोलते हैं टीयर्स इन दी आईज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। तो बोलते हैं कि आंखों में जो आंसू हैं वो निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा जो है वो निर्मित होते हैं। तो आंखों में जो आंसू हैं वो किस ग्रंथि से जो है वो निर्मित होते हैं, वो जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड एक आती है, लैक्रिमल ग्लैंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लैक्रिमल ग्लैंड द्वारा जो है वो निर्मित जो है वो होते हैं। हमारे पास ग्लैंड्स भी जो है वो अलग अलग जो है वो आती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका भी ध्यान रखना है कि इसका अलग रोल है। जैसे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी जो है वो बोला जाता है और ये जो है वो ब्रेन के नज़दीक ही जो है वो होती है। ठीक है, ये जो है वो सेक्रेट द मोस्ट नंबर ऑफ हार्मोन्स यहाँ पर जो है वो अपने में सेक्रेट कर जो है वो रखती है, इसका अलग रोल है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर हो गया, थायराइड ग्लैंड का भी अलग रोल जो है वो आता है। थायराइड ग्लैंड जो आती है इसका क्या रोल जो है वो आता है, ये जो है वो जो ह्यूमन बॉडी हमारी है उसका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो कंट्रोल करती है। हार्ट, मसल्स, डाइजेस्टिव फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट, बोन मेंटेनेंस, ये सारे काम जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है वो करती है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमने 3 ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट जान ली। और ये जो चौथी ग्लैंड आती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो एक क्रिटिकल पार्ट है बॉडी का, ये जो है वो ब्रेन में जो है वो होती है और ये जो है वो क्या करती है, नर्वस जो सिस्टम हमारा होता है और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसके बीच में लिंक जो है वो स्थापित करती है। हमारी भूख हो गया, सोना हो गया, जागना हो गया, इन सब चीज़ों को ये जो है वो कंट्रोल करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये और भी बहुत सारे फंक्शन जो है वो करती है। तो हमने ग्लैंड्स के बारे में जान लिया। ये जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाए ना पूछी जाए, परंतु आपको अगर पता है तो यहाँ से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, यहाँ से आप क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो कर पाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है ये रहती है। ठीक है जी, तो इसको भी ध्यान रखना। साथ में ही यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं व्हेन औरंगजेब टुक ओवर द गोलकुंडा फोर्ट इन 1687 हु वाज द रूलर ऑफ गोलकुंडा एट दैट टाइम। तो इससे पिछली वीडियो में जब हमने डिस्कस ये क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो औरंगजेब था उसके द्वारा गोलकुंडा फोर्ट पर 1687 में अपना कंट्रोल कर लिया गया था, परंतु उस टाइम वहाँ का रूलर कौन था मैंने वो भी आपको साथ में बताया था। अभी आप कमेंट करके जो है वो अपना आंसर जो है वो बताएंगे। इससे पिछले एडिशन में, इससे पिछली वीडियो में डिटेल से हमने जो था ये डिस्कस जो है वो किया था। औरंगजेब के बारे में हमने कुछ और बातें भी वहाँ पर जानी थी, तो जल्दी से कमेंट कर बताइए। हाँ, टेलीग्राम पर हम आपको जो है वो इंपॉर्टेंट रेगुलर PDF अपडेट्स देंगे, रेगुलर क्विज़ वहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। गुड वेरी पेशेंस।